जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवम जैन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम में अगर कहूँ या गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। बहुत ज़्यादा क्यों बनते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम आज आप देखने वाले हैं, इसी के बेसिस पर हमारे 3 से लेके 4 टॉपिक आपको आगे मिलने वाले हैं। वो क्या होंगे? वो इसी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस होंगे। क्या होंगे? सभी इसी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर एप्लीकेशन का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ पर हम इस गॉस लॉ का, यानी कि इस गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और इस गॉस थ्योरम का यूज़ करने के बाद हम कुछ रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू कंडक्टिंग शेल एंड सो ऑन। पता नहीं कितने होंगे, वो हम जब भी देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला दैट इज गॉस थ्योरम। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आज का लेक्चर है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक की बात करूँ तो टॉपिक वेरी इजी। कैसा है? वेरी इजी, बहुत ही इजी है। बट शर्त एक है, और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अगर आपने सही तरीके से समझा हो तो। कई सारे बच्चे तो इस गॉस थ्योरम को एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते कि कहना क्या चाहता है, बस रट लेते हैं, उसी का एप्लीकेशन को रट लेते हैं, दैट्स इट। बट वो कहना क्या चाहता है यही नहीं पता होता उनको। जबकि मैं ये कहूँगा कि ये गॉस थ्योरम सबसे आसान टॉपिक है। आसान कब होता है? कोई भी टॉपिक ना कभी आसान होता ना कभी हार्ड होता। टॉपिक होता है समझने के ऊपर। अगर अच्छे से समझा जाए तो टॉपिक आसान है, और उसी टॉपिक को सिर्फ रटा जाए तो वो टॉपिक टफ है। कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के साथ कहानी यही है। कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट है, अगर उसको अच्छे से ध्यान लगा के मन के साथ समझा जाए इजी है, और अगर उसको बर्डन के रूप में रटा जाए तो हार्ड है। तो इसलिए हार्ड और इजी की कोई डेफिनेशन होती नहीं। वही एग्ज़ाम, वही पेपर, वही टॉपिक, वही क्वेश्चंस किसी बच्चे के लिए इजी होते हैं, तो वही टॉपिक, वही एग्ज़ाम, वही क्वेश्चंस किसी बच्चे के लिए टफ होते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का? डिफरेंस है समझ का, बस इसी चीज़ का है। तो अगर बात करें हम गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, गॉस थ्योरम को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक टॉपिक को पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वहीं पर आपको ये बात भी बताई गई थी कि यह टॉपिक इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का यूज़ कर हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, और उसी का यूज़ कर हम आने वाले आगे के लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। तो जिस बच्चे ने अब तक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं जाना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है कि आप जाकर पहले इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट करें। ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स की वीडियो, मात्र 10 मिनट। इस 10 मिनट में मैंने आपको पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से।
ठीक है, तो आप पहले जाकर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप इस सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि ये सेशन जब भी अच्छे समझ में आएगा जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होगा। तो बात करते हैं हम सीधा आज गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम में क्या बोलते हैं जरा देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने ये बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में से कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। और वहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला आपने ये निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज इंटीग्रल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और वहाँ पर मौजूद एरिया वेक्टर का। यानी कि अगर वहाँ पर हम क्या निकाल लें, वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जिस एरिया में से हम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास कर रहे हैं वो ले लें, तो उन दोनों का क्लोज इंटीग्रल जब निकाल दें तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। क्या, वहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, फिर क्लोज सरफेस देखा जाए, और दूसरी बात वहाँ पर डेफिनेशन क्या बोली गई थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं। अब एक बात बताओ आपको, हमने प्रीवियस वीडियोस में एक बात और बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होती है। काल्पनिक यानी कि जिनको सिर्फ हमने माना है, हमें कहीं निकलती हुई नहीं दिखेंगी। जो चीज हमें दिख ही नहीं रही, जिस चीज को सिर्फ हमने इमेजिन किया हुआ है, क्या उसको हम गिन सकते हैं? बताओ। बस जिस चीज को हम जो चीज हमें दिख रही हो, चलो उसको तो हम काउंट कर लें, लेकिन जिस चीज को सिर्फ हमने इमेजिन किया हुआ है, जिस चीज को सिर्फ हम कल्पनाओं में माने बैठ के हैं, क्या उस चीज को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे हो ना हो, इस डेफिनेशन में हमें क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ना, क्योंकि उस डेफिनेशन में हमें ये बोल दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। वे हमारी कैसी हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। तो हम कैसे काउंट करें उनको? दिक्कत का सामना हुआ। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास आई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने इस प्रॉब्लम को इतना इजी बना दिया कि बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आपको उन दोनों के बीच में एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है? आपको वो काम करना है जो मैं बता रहा हूं। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि भाई साहब आप एक बात बताओ, आप यही तो कह रहे हो कि चार्ज को कहां रखना होगा? किसी क्लोज सरफेस में रखना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। कह रहा है ये लो जी चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा आपको क्लोज सरफेस में रखना है ना? कह रहा हाँ जी रखना है। कह रहा कोई बात नहीं भाई साहब, आप क्लोज सरफेस में भी रखो, ये लो जी, जस्ट वेट। क्या लिया हमने? ले लिया एक क्यूब या क्यूबॉइड। कह रहा ये क्लोज सरफेस है? कह रहा हाँ जी बिल्कुल क्लोज सरफेस है। कह रहा इसके सेंटर पर रख दो चार्ज, इसके सेंटर पे चार्ज रख दो। जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम के बिल्कुल सेंटर पे क्या रख दो? चार्ज रख दो। होगी क्लोज सरफेस, रख दिया अंदर चार्ज, बिल्कुल ठीक बात। अब ये चार्ज क्या करेगा? अब ये चार्ज हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकालता, चारों तरफ से निकालता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या निकालेगा? कह रहा है ऐसे भाई साहब हम तो बाहर निकालेंगे। प्रॉपर्टी है भाई चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, कि रेस्ट में है वो पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यही सब कुछ तो पढ़ रहे हैं हम जब से, ठीक है जी। कह रहा भाई साहब फ्लक्स निकालना ना? कह रहा हाँ जी फ्लक्स निकालना है। कह रहा फ्लक्स निकालने के लिए काम करो, जब भी आपको फ्लक्स निकालना, कौन कह रहे हैं? गॉस थ्योरम कह रहे हैं। गॉस थ्योरम ध्यान सुनना। कह रहा जब भी फ्लक्स निकालना हो ना, कह रहा कुछ नहीं करना, ये लो जी आ गया फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स का सिंबल लिखा भी, तो आपको सिंपल ये देखना है कि अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है? 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 50 कूलाम, है कितना चार्ज? देख लिया चार्ज, और उसका क्या कर दो? 1/ε0 कर दो। क्या कर दो? 1/ε0। ε0 क्या होता है? इसके बारे में हम प्रीवियस अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या मतलब? कि जब भी आपको फ्लक्स निकालना हो,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। जितना चार्ज उसके अंदर होगा उसका क्या कर दो, 1/ε0 कर दो, तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा, बात खत्म। ये है गॉस थ्योरम। यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, गिनती करनी पड़ रही थी 1 2 3 4 5 6, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हमें एरिया या उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल देखना पड़ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, फिर उसका क्लोज इंटीग्रल करना पड़ा था। कुछ नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ करना है तो क्या करना है, आपको यह देखना है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। जितना भी चार्ज उसके अंदर मौजूद है उसका क्या कर दो, 1/ε0 कर दो, वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। और यही बात क्या हो गई, गॉस की थ्योरम हो गई। यही बात क्या हो गई, गॉस की थ्योरम हो गई। समझ में आ गया। अब ये बात जो उन्होंने कही ये ऐसी नहीं कही, इसका बकायदा उन्होंने प्रूफ दिया कि हाँ मैं मैथमेटिकली प्रूफ दे सकता हूं कि देखो कोई भी बात कुछ भी आके कह दे तो उसको हम नहीं मान सकते। मैं आज जाके आपसे कह लूं कि जी ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है आप भी मेरे से कहेंगे सर प्रूफ करके दिखाइए कि ऐसा है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो, है ना। तो वही बात हुई, गॉस थ्योरम ने जो ये बात कही उन्होंने कहा कि आप इसका प्रूफ दिखाइए कि हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक प्रूफ भी दिया। प्रूफ कैसा दिया, मैथमेटिकल प्रूफ दिया। कैसा प्रूफ दिया, मैथमेटिकल, यानी कुछ कैलकुलेशंस का यूज किया उन्होंने और उस कैलकुलेशन का यूज कर ये प्रूफ कर दिया। क्या किया वो देख लेंगे अभी हम। तो ये सिंपल हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। अगर हमें इसको एग्जाम में लिखना हो या हमें अपने नोट्स बुक में अपने नोट्स के अंदर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों अगर हमें अपने नोट्स में लिखना हो या एग्जाम में अगर हमारे से पूछ रहे तो हम क्या लिख कर आएंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, इट स्टेट दैट, वो ये बताता है, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा किसके अंदर से, एक क्लोज सरफेस के अंदर से, कहां पर, इन अ वैक्यूम, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स के, किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि कितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि हमने यहां पर मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, क्लोज सरफेस होती है, ठीक है ना, और इसके बीच में सेंटर पे हमने रखा हुआ है क्या, एक चार्ज Q। तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ क्या निकालने वाला है, ये निकालने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या निकालने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं अगर उनकी काउंटिंग हो जाए तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से बाहर निकलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा phi e। क्या होगा, phi e। phi e इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसको आपको क्या करना है, उसको सिंपल आपको क्या करना है कि ये देखना है कि चार्ज कितना रखा हुआ, दैट इज प्लस का Q, कितना चार्ज रखा हुआ, प्लस का Q, और उसको डिवाइड कर देना है वहां की परमिटिविटी यानी कि ε0 से, किससे, ε0 से। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस थ्योरम इज नॉन एज गॉस थ्योरम, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा था, दैट इज phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E.ds। इससे पहले वाले लेक्चर में जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने इस फॉर्मूले को भी पढ़ा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि phi e जो होगा वो Q/ε0 के इक्वल भी होगा, और वो किसके इक्वल भी होगा, वो होगा क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो हम ये बात भी कह सकते हैं और इसी का हम बार बार यूज करेंगे और अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस को सॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस थ्योरम। तो आपको ये सब कुछ गॉस थ्योरम के अंदर लिखना है, और मैंने भी आपको बताया था कि हमें इसका प्रूफ भी मिलता है। तो इसके प्रूफ में हम क्या कर आएंगे, इसका प्रूफ किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम इसके प्रूफ में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट इसी के अंदर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या किया हमने,
कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया, कौन है, प्लस क्यू। कहाँ पे रखा हुआ, प्लेस एट द सेंटर ओ, यानी कि हमने क्या लिया, हमने एक सेंटर लिया दिस। किसका सेंटर है, ये सेंटर हमारा किसी भी एक सरफेस का सेंटर है, जैसे कि स्फेयर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, कुछ भी। किसका नाम क्या है, ओ है, इस सेंटर का नाम होगा। इसके ऊपर चार्ज कौन रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर हमने रखा हुआ है। लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी आप किसी भी चार्ज को किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर रखोगे तो होगा क्या, वहाँ पर वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड निकालना स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पर जब आपको गॉस थ्योरम लगानी होगी तो गॉस थ्योरम ने एक बात कही थी कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। वहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया था, क्लोज सरफेस। तो इसी वजह से हमें हर जगह क्या माननी पड़ेगी, क्लोज सरफेस माननी पड़ेगी। तो हम उस क्लोज सरफेस को नाम क्या देंगे, वहां पर गॉसियन सरफेस। क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या हुआ, गॉसियन सरफेस सिंपल एक क्लोज सरफेस हुई जो हमारी गॉस थ्योरम के अंदर हमें एक क्लोज सरफेस लेनी होती है, सिंपल वही है। तो यहां पर हमने क्या माना कि सपोज किया कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, दैट इज दिस। ये क्या है, हमारी एक क्लोज्ड सरफेस हो गई। कैसे क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। अब ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ, तो ये चारों तरफ क्या निकालने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने वाला है। तो हमारा ये चार्ज क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल रहा होगा, दैट इज ई वेक्टर। क्या है ये, आपका एक ई वेक्टर, ठीक है। फिर क्या कहा है, ऑफ रेडियस आर, यानी कि इस सरफेस की जो हमने रेडियस मानी है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इस सरफेस की रेडियस की तो वो कितनी है, यानी कि हमारा जो रेडियस है वो कितना माना हमने यहाँ पर, आर माना हुआ है, ठीक है ना। और जो फील्ड है वो क्या है, पॉइंट रेडियली आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। देखो अब क्या करना है, अब हमें गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जो गॉस थ्योरम से पहले आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज वो क्या था आपका, वो था आपका फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। कि गॉस थ्योरम को तो हमें प्रूफ करना है कि हाँ वो ठीक है या नहीं है, तो उसको तो हम यूज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें इसको यूज करना होगा। इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ds। व्हाट इज ds, ds इज द स्मॉल एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इस पूरी गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया मानना पड़ेगा, दैट इज हमने ये मान लिया कि हमारे पास वो छोटा सा एरिया कौन सा है, वो ये है आपका दिस। ये इमेजिन कर पा रहे हो, देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपका 2 डायमेंशनल है तो आपको 2D में दिख रहा है, बट अगर आपको इमेजिन करना है तो ये बात किस में कर सकते हो आप, 3D में इमेजिन कर सकते हो। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप किसी एक गोल कमरे में बैठे हुए हैं और उसमें गोल कमरे में एक छोटा सा कहीं पर छेद हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा होगा, वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा ना कि एक सपोज दिस इज स्फेयर, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस तरह से वो होल हो रहा है जहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें यहाँ पर ds चाहिए। ds इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, जिसका इंटीग्रेशन करके हम बाद में क्या कर लेंगे, टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया, दैट दिस एरिया इज नॉन एज ds वेक्टर। क्या है ये आपका, ds वेक्टर। ध्यान रखना ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी कैसी होती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, ऐसे ही बाहर की तरफ होगी। यानी कि जो एरिया होगा वो कैसे चल रहा होगा, वो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इसका डायग्राम। अब क्या करना है हमें, अब हमें पता है बाय गॉस थ्योरम, वो गॉस थ्योरम में क्या बोलती है। गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो गॉस थ्योरम से हमें ये प्रूफ करना होता है क्या, कि फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो एक काम ना करें हम, क्या हमें पता है क्या कि फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए। लेकिन हमें इस चीज को तो प्रूफ करना है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये वाला फार्मूला ले लेते हैं। भाई ये भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फार्मूला है, अगर हम इस फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को निकाल लेते हैं देन हमारा वो प्रूफ हो जाएगा गॉस थ्योरम। तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या है, वो है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल किसका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये हुआ,
एक काम करते हैं हाथ के हाथ, यहाँ पे हमें फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये तो पहले वाला फॉर्मूला हुआ फ्लक्स का, इक्वल टू यहाँ से हम कर देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी होगी गॉस की बात। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का यूज करना है और इसको निकाल के लाना है, किसको, Q अपॉन एप्सिलॉन को निकाल के लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज ही तो रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। अब वो चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है, वो अपने चारों तरफ क्या निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर ये होता है हमारा तो हम क्या इसके अंदर पुट कर देंगे, आप एक काम करो, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देते हैं दिस। अब क्या करेंगे हम इसको फर्स्ट को सेकंड में पुट करेंगे, तो पुट फर्स्ट इन सेकंड। जरा देखना है यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई की बात करें तो ई क्या है, अगर हम पहले इसको यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिख दें, क्या देखो यहाँ पे क्या, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, पढ़ा है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल फॉर्म बिटवीन ई एंड डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो दोनों में एंगल कितना होगा, जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, और इसको लिख सकते हैं हम क्लोज इंटीग्रल ई डी एस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो पुट जब इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी एस। यही तो होगा भाई, ई की वैल्यू यहाँ पर कौन सी पुट कर दी, ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से अगर बात करें के तो कांस्टेंट है ना, तो के तो बाहर आ जाएगा, क्यू चार्ज इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये भी बाहर आ जाएगा। बात करें आर स्क्वायर की, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो वो भी फिक्स रहने वाली है, दैट इज आर स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट, वो भी बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ ds का, यही तो होगा। अब जरा एक बात सोच के बताओ मुझे, ds क्या है, ds इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। इस पूरे गॉसियन सरफेस का छोटा सा हिस्सा ही तो है ds। तो अगर मुझे कंप्लीट करना हो तो कंप्लीट में क्या करेंगे, कंप्लीट में कर देंगे इस सरफेस का टोटल एरिया। भाई छोटा सा ds है, छोटा सा एरिया, यही तो है। और अगर आपको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन छोटी सी क्वांटिटी से कंप्लीट क्वांटिटी को निकाल देता है। तो ये ds क्या, छोटा सा एरिया, तो कंप्लीट करेंगे टोटल एरिया हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है क्लास 9-10th में मैथ्स के अंदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वो कितना होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, जब इस ds का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो क्या देगा आपको, वो देगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, k एज इट इज, q एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, बट इस ds का क्या बन जाएगा, इस ds का बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया और उसका टोटल एरिया उठा लिया वहां से। डन। अगर बात करें k की, व्हाट इज k, k इज द कांस्टेंट, और k की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, वो कितनी होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं पर हम चाहे k लिखें चाहे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन, बात एक ही है। तो k की जगह मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k की जगह आ गया, q अपनी जगह आ गया, आर स्क्वायर अपनी जगह आ गया, और ये ब्रैकेट वाला 4 पाई आर स्क्वायर अपनी जगह आ गया। डन। अब देखो
4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर फाई ई जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या यही गॉस थ्योरम नहीं है, बताओ, क्या यही गॉस थ्योरम नहीं है? गॉस थ्योरम ने ये तो कहा था कि कितना चार्ज उसके अंदर होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम से फ्लक्स हो जाएगा। तो ये हुई हमारी गॉस थ्योरम। तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने गॉस थ्योरम से पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, गॉस का थ्योरम निकाल दिया। तो यही हुआ आपका गॉस थ्योरम। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो यही हम कह सकते हैं, यही क्या हुआ आपका, दिस इज गॉस थ्योरम। यही होगा आपका क्या, गॉस थ्योरम। डन। तो ये होगा आपका एक छोटा सा प्रूफ। ठीक है, ये है आपका सिंपल गॉस थ्योरम। अब अगर बात करें, आपने लॉ पढ़ा था दैट इज कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ा था आपने, कूलम्ब्स लॉ। कहाँ पढ़ा था, हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अब अगर हम उस कूलम्ब्स लॉ को निकालना चाहते हैं, उस कूलम्ब्स लॉ का डिडक्शन करना चाहते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस थ्योरम, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें वही देखना है। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो ये टॉपिक भी क्वाइट कह सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और है कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर, मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी टॉपिक है। क्या कि हमें कूलम्ब्स लॉ को डिडक्ट करना है, निकाल के लाना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब देखो करने से पहले हमें करना क्या, ये देख लो। हमें पता है गॉस थ्योरम ने हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और हमने इसके बारे में इक्वल्स टू में ये भी लगाया था, साथ ही साथ में क्या, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यानी कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है और निकाल के क्या लाना है, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इसके बारे में बताया था जो आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इस फॉर्मूले को डिडक्ट करना है। जब भी तो गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ कर पाएंगे। तो क्या करना है, इसके अंदर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया, कौन है, स्मॉल q, प्लेस एट द सेंटर, कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर पे रखा हुआ। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, एंड द फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, जो फील्ड की डायरेक्शन वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है। वही सेम डायग्राम है जो अभी हमने बनाया था। क्या कि हमारे पास एक सेंटर है दैट इज O, और इस सेंटर पे चार्ज कौन रखा हुआ, दैट इज प्लस Q, और इसके चारों तरफ क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें गॉस लॉ को अप्लाई करना है। क्योंकि हमें गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले एक क्लोज सरफेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वो क्लोज सरफेस हमारी कौन सी होती है, गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस के रूप में एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस हमने लिया दैट इज स्मॉल r। कितना रेडियस लिया आपने, स्मॉल r, आपने एक रेडियस ले लिया। और साथ में अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। और आपको पता है गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको इसमें एक छोटा सा एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज दिस। तो हमने एक छोटा सा एरिया भी यहाँ पर कंसिडर कर लिया, दैट इज ds। ये क्या है आपका, ds वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें सिंपली गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय गॉस लॉ। क्या बोलता है गॉस लॉ, यही तो बात बोलता है, यही तो स्टेटमेंट है गॉस लॉ की। तो सिंपल अगर हम बात करें तो बोलता है फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यही तो बात होती है गॉस थ्योरम की। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस की जगह ई डी एस कॉस थीटा। अभी बताया था ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, भाई आपने पढ़ रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कॉस थीटा की अगर बात करें देन थीटा यहाँ पर फिर अगेन कितना हो जाएगा, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में एंगल फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस
0 और cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस की जगह ई डी एस, ये तो लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया, ई डी एस के बराबर आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें क्लोज इंटीग्रल किसका करना है, ds का करना है। क्यों, क्योंकि देखो ds क्या है, ds इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सरफेस, और इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अभी बताया था कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं E, और इस क्लोज इंटीग्रल ds की जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये सब कुछ एज इट इज के नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये निकला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताया, उसने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो फिर उनको क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एज वी नो एक फॉर्मूला आपको पता है, एक वीडियो हमने आपको बनाई थी क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, और वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q आया था वहाँ पर, वेयर Q इज द टेस्ट चार्ज, वेयर Q इज द टेस्ट चार्ज। तो एक काम करेंगे, देखो यहाँ पर ना सारे जगह हमने कैपिटल Q लिया हुआ है, तो आप एक काम करें यहाँ पर भी कैपिटल Q कर लें, ठीक है ना। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कैपिटल लिए हुए या स्मॉल लिए हुए, जो भी ले रहा है वो यहीं पर कंसिडर करना। तो यहाँ भी एक काम करते हैं कैपिटल Q कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आप कर, लेकिन कर रहे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालना चाहें तो जरा मेरे को बताया कोई, F कितना होगा, F इज इक्वल हो जाएगा E इंटू Q होगा ना, F इज इक्वल टू E इंटू Q। तो अगर हम बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें, और इस 1 की वैल्यू को उठाकर इसके अंदर देते तो क्या होगा, पुट 1 इन 2। तो जरा देख के बताओगे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू E की वैल्यू ये रही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा क्या है, ये तो आपका E है, और साथ में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, Q की। तो ये फॉर्मूला क्या ऐसे बन गया ना, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K कैपिटल Q क्या है, पहला चार्ज किसका, जो सेंटर पर रखा हुआ है, Q2 की यहाँ पे स्मॉल q क्या है, वो चार्ज जिसको आप बाहर से ला रहे हो एज अ टेस्ट चार्ज के रूप में, तो दो चार्जेस हो गए ना। तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे नहीं लिख सकते, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यही तो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, यही तो है कूलम्ब्स लॉ, यही तो फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का आया था। तो कुल मिला के हमने किस चीज़ का यूज़ किया, हमने यूज़ किया इस गॉस थ्योरम का, और क्या निकाल के ले आए हम निकाल कर ले आए अपना कूलम्ब्स लॉ। तो यानी कि ये टॉपिक क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। तो जब भी आपको ये पूछा जाए तो आपको ये सब कुछ कर आना है। आज के लेक्चर में हमारा यहीं तक रहने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये टॉपिक जो है आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत प्यारे तरीके से समझें, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से तो आने वाले सभी लेक्चर्स में आपको फिर दिक्कत होगी। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स अब आगे बचे हुए हैं उन सब में हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई है देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।